नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो दक्षिण भारत का इतिहास था वो लगभग जो है वो समाप्त हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि एक छोटे-छोटे जो राजवंश है दक्षिण भारत में, कुछ अन्य जो राजवंश हैं, हम आज जो है थोड़ा-सा उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि जो दक्षिण भारत के हमें छोटे-छोटे राजवंश देखने को मिले हैं, हम थोड़ी-सी उनके ऊपर जो है वो चर्चा कर लेंगे। यानी कि आज का जो हमारा हेडिंग है, चर्चा का जो विषय है वह है दक्षिण भारत के भारत के अन्य राजवंश। अन्य राजवंश यानी कि जो दक्षिण भारत के हमें अन्य राजवंश देखने को मिले हैं, अब हम आज उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। इसमें इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि जो हमें सबसे पहले जो राजवंश हमें देखने को मिला है, यानी कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो हमें सबसे पहला राजवंश देखने को मिला है, वह हमें इसी श्रृंखला में हमें पहला राजवंश जो है वह देखने को मिला है। उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है देवगिरी के जो है वो हमें देवगिरी के जो यादव वंश है, हमें उनकी चर्चा जो है वो सर्वप्रमुख देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत में हमने हमने पूरे राजवंशों के बारे में देखा, उसमें से जो कुछ राजवंश हमें छोटे-छोटे जो राजवंश हैं वह देखने को मिले हैं, हम थोड़ा-सा उनके ऊपर जो है वो चर्चा अपनी कर लेंगे। यानी कि आप देखेंगे जो हमें इस श्रृंखला में जो हमें पहले राजवंश देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एक छोटे राजवंश के रूप में जिनको हम जानते हैं, इनका नाम हमें देखने को मिलता है जो देवगिरी के यादव हैं, हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि देवगिरी के यादव देवगिरी के यादव देवगिरी के यादव सबसे पहले हम देखेंगे कि जो देवगिरी यादव जब वंश है, कह सकते हैं इसके देवगिरी यादव वंश भी कह सकते हैं, या देवगिरी के यादव वंश, इस प्रकार से भी हम इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्थापक के बारे में। तो इस वंश के संस्थापक हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिला है वो हमें नाम देखने को मिला है विल्लम। यानी कि आप देखेंगे जो विल्लम है, यह इस वंश के संस्थापक हमें देखने को मिले। विल्लम ये इस वंश के संस्थापक हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि देवगिरी वंश का जो है वो न्यू जो है इन्होंने डाला है, यानी कि देवगिरी नगर की जो स्थापना है वो विल्लम ने की थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें यह देखने को मिलती है। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कि देवगिरी नगर का निर्माण विल्लम ने किया था। सबसे पहले देखेंगे कि जो देवगिरी हमें देखने को मिलता है, यानी कि देवगिरी की जो हमें राजधानी है, इसका जो इन्होंने निर्माण भी भिल्लम ने किया था, और निर्माण करने के बाद इसको अपनी राजधानी भी जो है वो भिल्लम ने ही बनाया था। यानी कि इसको राजधानी भी और इसको राजधानी 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 भी बनाया था। यानी कि आप देखेंगे देवगिरी के जो भिल्लम है, इन्होंने देवगिरी के जो यादव हैं, इसमें इनके जो संस्थापक हमें देखने को मिले, इनका जो हमें नाम देखने को मिला है वह हमें विल्लम देखने को मिलता है। इन्होंने देवगिरी नगर की जो है वो स्थापना की थी और उसी को अपना जो है वो राजधानी जो है वो बनाया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। लेकिन एक पॉइंट आपको ये भी बता दूं कि जो देवगिरी है, इसको आगे चलकर जो है वो इस नगर का जो है नाम, उसको दौलताबाद जो है वो कर दिया जाता है। यानी कि आगे चलकर देवगिरी को दौलताबाद में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि देवगिरी को आगे चलकर देवगिरी को दौलताबाद, इसका नाम बदल कर जो है देवगिरी नाम जो है उसको बदल करके दौलताबाद कर दिया जाता है। देवगिरी को देवगिरी का नाम बदलकर
बदलकर दौलताबाद कर गया, कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है कि दौलताबाद जो है वो इनकी देवगिरी की जो है वो दूसरा नाम हमें देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि इस वंश के एक हमें प्रसिद्ध शासक जो हैं वो देखने को मिले हैं, जिनका नाम हमें देखने को मिला है रामदेव, रामचंद्र देव। यानी कि आप देखेंगे इस वंश के एक हमें प्रसिद्ध शासक देखने को मिले हैं जिनका नाम है रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। यानी कि जो रामचंद्र देव मिले हैं इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके दरबार में जो है वो प्रसिद्ध हमें जो संगीतकार हमें देखने को मिलते हैं, जिनका नाम हमें देखने को मिलता है सारंग देव। यानी कि जो सारंग देव हैं वो हमें इनके दरबार में जो है वो राजकवि के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, एक इनके दरबार में जो है वो प्रसिद्ध हमें गायक जो है वो दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध गायक थे उनका नाम हमें देखने को मिलता है गोपाल। यानी कि गोपाल जो थे वो इनके दरबार में जो है वो रहते थे। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कि जो रामचंद्र देव हैं इनके दरबार में इनके दरबार में एक हमें कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है वो संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे इनका हमें नाम देखने को मिलता है वह है हमें सारंग देव, सारंग देव। प्रसिद्ध संगीतकार सारंग देव और दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के एक गायक, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गायक गायक गोपाल पाल इनके दरबार में जो है वो रहते थे, निवास करते थे, करते। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने जो है वो रामदेव को जो है वो कह सकते हैं रायन का जो उपाधि थी उसको दिया था। यानी कि आप देखिए एक चीज और इनके बारे में जो है वो नोट कर लीजिएगा, रामचंद्र देव को रामदेव को रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी ने जो है वो रायन का जो है वो उपाधि दिया है। यानी कि रायन का उपाधि रायन की उपाधि जो है वो उपाधि दिया था। और इनकी जो पुत्री है, यानी कि इनकी एक पुत्री है, इनसे जो है वो विवाह वो कर लेते हैं। यानी कि इनकी जो एक पुत्री है इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है झल्लपल्ली, यानी कि जो झल्लपल्ली है उनसे यह विवाह कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इनकी पुत्री झल्लपल्ली से वो विवाह कर लेता है। यानी कि इनकी एक पुत्री हमें देखने को मिली है जिनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो झन्नपल्ली देखने को मिलता है। इसे जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपना विवाह जो है
वह कर लेता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश के बाद यानी कि जो हमें देवगिरी के यादव वंश देखने को मिले हैं, इनके बाद जो है वो हमें एक और राजवंश जो है वो देखने को मिला है। तो हम अब थोड़ी सी जो है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। ये तो हमने देवगिरी के जो यादव वंश थे उनके ऊपर चर्चा करी। अब हम देखेंगे जो होयलस वंश है, हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। यानी कि हमारा जो अब नेक्स्ट कह सकते हैं कि जो हमारा ये पहला यानी कि देवगिरी जो पहला था, अब हमारा जो दूसरा है वह है होयलस वंश। होयलस वंश, होयलस वंश के ऊपर जो है वो हम अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो होयलस वंश है, इसके जो हमें वास्तविक संस्थापक देखने को मिलते हैं, इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो विष्णुवर्धन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं, तो मैं इसको यहाँ पे पहले इसको आधे में जो है वो बांट देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वंश के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक इस वंश के वास्तविक संस्थापक जो है उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें विष्णुवर्धन देखने को मिलता है। विष्णुवर्धन देखने को मिलता है। यानी कि जो विष्णुवर्धन है यह इस वंश के हमें वास्तविक संस्थापक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो हमें राजधानी देखने को मिलती है, सबसे पहले हम देखेंगे इनकी राजधानी। इनकी जो हमें राजधानी देखने को मिलती है, इस राजधानी का जो हमें प्रमुख जो नाम देखने को मिलता है, अगर हम आधुनिकता से जोड़े तो देखेंगे उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह हमें कह सकते हैं कि दौलताबाद जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो दौलताबाद हमें देखने को मिला था, इस वंश का जो हमें दूसरा जो नाम हमें देखने को मिला है वह हमें कर्नाटक में एक स्थित जो हेलेवीड जो है उसका जो है वो नाम देखने को मिलता है, जिसको आगे चल करके आगे जो नाम है उसका जो है वो बदल दिया गया। इसकी जो हमें राजधानी देखने को मिली है उसका जो हमें नाम देखने को मिला है, सबसे पहले हम राजधानी को देखेंगे। इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र जो है वो इस वंश की हमें राजधानी देखने को मिल जाती है। एक बात और आपको बता दूं कि द्वार समुद्र ही एक एक ऐसा राज्य था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जिसको अलाउद्दीन जो था वो विजित नहीं कर पाया था। तो आप इसको जो है वो एक बार नोट कर लीजिएगा। एक ऐसा हमें पहला जो राजवंश देखने को मिलता है या राज्य देखने को मिलता है जिसको अलाउद्दीन नहीं जीत पाया था, तो वो था अलाउद्दीन को। जब मैं मध्यकालीन यानी कि मेडिवल हिस्ट्री जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इन सभी के बारे में जो है वो चर्चा करूंगा। इसलिए एक कह सकते हैं कि इसको झरोखा जो है वो हम मेडिवल हिस्ट्री का मान सकते हैं, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री और कह सकते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री का यानी कि एंसेंट हिस्ट्री जहाँ पे समाप्त होता है वहीं से मेडिवल हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि मध्यकालीन भारत जो है वो हमें वहां से देखने को मिलता है। तो हमें यह सारी बातें जो है वो मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ने को जो है मिलेंगी। इस प्रकार से आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता दो कि इनका जो हमें पहला जो कह सकते हैं राजवंश जो था, इसके बारे में हमने देखा कि जो चालुक्य थे, यह चालुक्य और चोलों के बीच का जो है एक राज्य हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो द्वार समुद्र था ये चालुक्य और चोलों के बीच में जो है एक कह सकते हैं कि मध्यस्थ जो राज्य था इसको माना जा सकता है। यहाँ पे इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। यह राज चोल चोलों और चालुक्यों के बीच में था। चोलों और चालुक्यों के मध्य में था या बीच में था? चालुक्यों के मध्य में था। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि ये चोलों और चालुक्य के जो है वो मध्य में हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो राज्य था, आपको बता दूं कि अगर हम इसको आधुनिकता से जोड़ें तो उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हलेविंड देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे हलेविंड जो है वो हमें इसका जो है वो आधुनिक नाम देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो यह राज्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है। यानी कि कर्नाटक राज्य में यह राज्य जो है वो स्थित है। यह राज्य आधुनिक
आधुनिक कर्नाटक के हलेबीड 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 नामक जगह पर स्थित है। नामक जगह पर स्थित। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि हलेबीड जो नाम हमें एक कह सकते हैं नगर देखने को मिलता है, वो हमें इसी में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो होयलस राज्य है यह पहले चालुक्यों के अधीन में था। यानी कि जो होयलस राज्य था ये पहले चालुक्यों के अधीन में था। जो चालुक्य वंश हमें देखने को मिलता है यह राज्य उनके अधीनस्थ हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि पहले पहले होयलस राज्य चालुक्यों के अधीन था। अधीन था, चालुक्यों के अधीन था। जो पहले हमें होयलस राज्य देखने को मिलता है यह चालुक्यों के अधीन देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो लोक परंपरा में हम देखें तो इस वंश के जो संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं वो हमें एक कह सकते हैं कि इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो सल देखने को मिलता है। एक सल नामक व्यक्ति था जिसने इस वंश की जो है वो स्थापना की थी। तो ऐसा वर्णन जो हमें इनके बारे में है वह देखने को मिल जाता है कि अगर एक लोक परंपरा की बात माने यानी कि वहां के लोगों की बात माने, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि यह जो वंश था इस वंश की जो स्थापना है वो कह सकते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम हमें सल देखने को मिलता है उसने इस वंश की स्थापना करी थी। एक बात और आपको बता दूं कि जो विष्णुवर्धन थे, विष्णुवर्धन ने ही कल्याणी के चालुक्यों को जो है वो उनके विरुद्ध जो है वो कह सकते हैं कि पहला जो कह सकते हैं कि अभियान जो है वो किया था, विद्रोह जो है वो किया था। और इन्हीं के राज्य में यानी कि आप देखेंगे कि वीर बल्लाल जो द्वितीय देखने को मिलते हैं उनके राज्य में जो है वो होयलस राज पूर्णतः जो है वो कह सकते हैं कि इनकी अधीनता से, चालुक्यों की अधीनता से जो है वो मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनको देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि जो वीर बल्लाल हमें द्वितीय देखने को मिलते हैं यह होयलस वंश के हमें प्रसिद्ध शासकों में से एक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक जो है वो इनके ऊपर जो है वो चर्चा करी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में जो भाग लिया था वो जो है वो भील बल्लाल ने जो है वो लिया था। तो आप इस चीज को जो है वो नोट कर लीजिएगा कि विष्णुवर्धन ने चालुक्यों के विरुद्ध विद्रोह किया था। चालुक्यों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था। जो प्रथम विद्रोह था यानी कि जो होयलस वंश का जो प्रथम विद्रोह था वो विष्णुवर्धन ने अपने शासनकाल में जो है वो किया था। लेकिन आपको बता दूं कि इस इनके जो स्वतंत्रता का मुख्य हमें जन्मदाता जो देखने को मिलता है वो भीम जो द्वितीय था वह था। यानी कि जो वीर बल्लाल कह सकते हैं, वीर बल्लाल जो हमें देखने को मिलता है, वीर बल्लाल द्वितीय जो है वह इनकी स्वाधीनता का मुख्य हमें जो है वह शासक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में जो है वो नोट कर लीजिएगा कि होयलस वंश का प्रसिद्ध होयलस वंश की स्वतंत्रता का होयलस वंश के स्वतंत्रता को प्रदान करने वाला, स्वतंत्रता को जन्मदाता जो जो कहा जाता है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है स्वतंत्रता का वीर बल्लाल वीर बल्लाल
द्वितीय देखने को मिलता है। वीर बल्लाल द्वितीय जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि यही इस वंश का जो है वो हमें प्रसिद्ध जो है वो शासक देखने को मिलता है। यह इस वंश का प्रसिद्ध शासक देखने को मिलता है जिसका नाम हमें वीर बल्लाल द्वितीय देखने को मिलता है। तो आप इस चीज को जो है वो नोट कर लीजिएगा कि यह इस वंश का हमें प्रसिद्ध शासक देखने को मिलता है। इसने जो है वो दक्षिणानाथ की जो है वो उपाधि जो है वो धारण की थी, यानी कि दक्षिणानाथ की जो है वो उपाधि इसने धारण की थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दक्षिणानाथ नाथ की उपाधि धारण की थी, उपाधि जो है वह इसने धारण की थी। आपको बता दूं कि अंतिम जो इस वंश का हमें शासक देखने को मिलता है उसका नाम हमें बल्लाल चतुर्थ देखने को मिलता है, यानी कि बल्लाल जो चतुर्थ था वो इस वंश का हमें अंतिम शासक जो है वह देखने को मिल जाता है। तो अब उसके बारे में जो है वो एक बातें जो है वो नोट कर लीजिएगा। इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल 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 चतुर्थ था। इस वंश का जो हमें अंतिम शासक देखने को मिलता है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो बल्लाल चतुर्थ जो था वो इस वंश का हमें अंतिम शासक देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं कि होयलस वंश जो था इसको हरिहर प्रथम ने जो है अपने शासन काल में उनके भाई जो बुक्का थे, यानी कि आप देखेंगे जो विजयनगर का साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य हमें देखने को मिलता है तो यह राज्य जो है वो कह सकते हैं कि जो होयलस वंश के को हरिहर प्रथम ने जो है वो बुक्का के साम्राज्य में जो है वो मिला लिया था। इनको जीत करके जो है वो बुक्का के साम्राज्य में जो है वो मिला लिया था, यानी कि विजयनगर का जो है वो अंश जो है वो बना लिया था। तो आप इसको भी जो है वो नोट कर सकते हैं। इस वंश को अंत में विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि इनके बारे में और जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। कई बातें ऐसी हैं जो इनके बारे में वर्णन हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम एक बार इनके बारे में जो है वो रिवाइज जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का जो हमारा सेशन था, जो आज का हमारा सेशन था वो दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश थे जिनको कहा जाता है कि दक्षिण भारत के एक छोटे राजवंश जो कुछ समय के लिए जो है वो दक्षिण भारत की राजनीति में जो है वो भूमिका अपनी निभाते हैं। तो हम आज उनके ऊपर जो है वो चर्चा अपनी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में जो सबसे पहला हमें वंश देखने को मिलता है, इस वंश श्रृंखला में जो हमें पहला वंश देखने को मिलता है वो हमारा देवगिरी के जो यादव है यह देखने को मिलते हैं, यानी कि जो देवगिरी के यादव हमें देखने को मिलते हैं इस श्रृंखला में हमें पहले वंश देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कौन आगे कौन पीछे है इसका जो है वो ठीक तरीके से जो प्रमाण है वो नहीं मिल पाया है। तो हम पहले देखेंगे हरिहर प्रथम के बाद, यानी कि आप देखेंगे कि जो देवगिरी के यादव वंश है हम इनके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसके जो संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं वो भिल्लम जो है वो इस वंश के संस्थापक थे। भिल्लम ही वह शासक थे जिन्होंने देवगिरी नामक एक नगर को बसाया था और अपनी राजधानी को जो है वो देवगिरी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। यानी कह सकते हैं कि देवगिरी के जो यादव हैं इन्होंने देवगिरी वंश की स्थापना की थी। इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो भिल्लम थे। इन्होंने देवगिरी नगर को बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में एक प्रारंभिक बातें जो है बस देखने को मिल जाती है। आगे चल करके अगर मैं बात करूं तो आगे चल के जो हमें कह सकते हैं देवगिरी का जो नाम है वो बदल करके, यानी कि आप देखेंगे जो संतलत काल हमें स्टार्ट देखने को मिलता है, यानी कि संतलत काल जब आता है, जब संतलत काल अपने चरम सीमा में पहुंचता है उस समय जो है इसका जो नाम है वो बदल करके दौलताबाद जो है वो कर दिया जाता है। यानी कि देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद जो है वो कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में देखने को यह जानकारी मिल जाती है। इस वंश के एक हमें और शासक जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि भिल्लम के बाद एक हमें शासक देखने को मिलते हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है
राजचंद्र देव यानी कि जो रामचंद्र देव हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, रामचंद्र देव हैं, इनके दरबार में अगर मैं बात करूं तो इनके दरबार में एक प्रसिद्ध जो कह सकते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम हमें देखने को मिलता है सारंग देव, यानी कि जो सारंग देव हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सारंग देव इनके संगीत से ही लग रहा है कि संगीतकार थे, तो सारंग देव थे। तो इन्होंने यह इनके जो दरबार में ये निवास करते थे। इसके बाद आपको बता दूं एक हमें और जो है वो प्रमाण देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध जो गायक हैं, दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम था गोपाल, वह इनके कह सकते हैं कि दरबार में जो है वो निवास करते थे। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी एक इनके दरबार के जो मुख्य बिंदु थे उनके ऊपर जो हमने चर्चा कर ली। उसके बाद आपको बता दूं कि रामदेव जो रामचंद्र देव हमें देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि रामचंद्र देव के बारे में जी अलाउद्दीन खिलजी के कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको राम राय का जो है वो उपाधि दिया था, यानी कि रायन का उपाधि जो है वो दिया था। और उसके बाद इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम हमें देखने को मिलता है जल्लपल्ली। जल्लपल्ली से जो है वह विवाह कर लेते हैं, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इनकी पुत्री से जो है वो विवाह अपना किया था, और उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो जल्लपल्ली देखने को मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब इनके कह सकते हैं कि जो काका थे गयासुद्दीन, जो कह सकते हैं कि जो जियाउद्दीन खिलजी हमें देखने को मिलते हैं, उनको हत्या जो है वो इसी के बाद जो है वो कर दिया गया था, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि देवगिरी पर ही इसने इस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब हमने इनके ऊपर जो है वो चर्चा करी, यानी कि देवगिरी वंश के बारे में हम देखें, देवगिरी के जो यादव वंश थे हमने उनके ऊपर जो है वो चर्चा कर ली है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस श्रृंखला में हमें फिर दूसरे जो हमें राजवंश देखने को मिलते हैं, यानी कि जो इसके बाद जो हमें दूसरे वंश देखने को मिलते हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है होयलस वंश, यानी कि जो होयलस वंश है वो हमें इनके बाद जो है वह देखने को मिल जाता है। इनके जो हमें वास्तविक कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक की बात करें, यानी कि अगर संस्थापक की बात करें तो एक हमें सन नामक एक हमें व्यक्ति का जो है वो प्रमाण देखने को मिलता है, लेकिन वो ज्यादा मान्यता उसको प्राप्त नहीं है। लेकिन हम देखेंगे वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो हमें वास्तविक संस्थापक के बारे में जानकारी मिली है, उनका जो हमें नाम देखने को मिला है वह है विष्णुवर्धन, यानी कि जो विष्णुवर्धन है वह इस वंश के हमें वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है वह देखने को मिल गए हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि इनकी जो राजधानी हमें देखने को मिलती है वो हमें द्वार समुद्र देखने को मिलती है। एक बात और आपको बता दूं द्वार समुद्र के बारे में, आप नोट कर लीजिएगा इसको, आपको संतुलित काल में जो है वो ये कार्य करेगा कि द्वार समुद्र ही एकमात्र ऐसा राज्य दक्षिण भारत का बचा था जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो विजित नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी जिसको जीत नहीं पाया था। आप देखेंगे कि इनके जो कह सकते हैं कि हमें एक इनके जो अलाउद्दीन खिलजी थे इनके सेनापति इधर के जो हमें देखने को मिलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उन्होंने इस राज्य को जो है वो विजित नहीं कर पाया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम इनके थोड़ी सी प्रारंभिक बातें जो है वो हम देख लेते हैं। आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि जो होयलस राज्य हमें देखने को मिलता है वो चोल और चालुक्य राज्य के जो है वो बीच में देखने को मिलता है, यानी कि मध्य में जो था वह स्थित था, मध्यस्थ में जो है वह स्थित हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसको आधुनिकता से जोड़ के देखें तो आधुनिक भारत में जो है वो आधुनिक भारत के जो कर्नाटक है, कर्नाटक में एक हेलेवीड नामक एक हमें जगह देखने को मिलता है, जिला कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं। ऐसा हमें हेलेवीड नामक एक नगर की स्थापना देखने को मिलती है, और यही नाम जो है वो हमें द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता है कि कर्नाटक के इसी जगह में इसकी पहचान जो है वो आधुनिकता में जो है वो होती है। आपको बता दूं कि होयलस जो राज्य था वो सबसे पहले जो था वो चालुक्य और चोलों के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह स्थित था। तो इस पे जो है ये अधीनता जो है वो कह सकते हैं चालुक्यों के अधीन में हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि जो चालुक्य थे वो यह जो राज्य था होयलस राज्य जो था वो चालुक्यों के अधीन हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि चालुक्य राज्य के विरुद्ध जो है वो पहली अगर होयलस राज्य के प्रति से ओर से देखा जाए जो विद्रोह हुआ है वो विष्णुवर्धन ने किया था, यानी कि जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिलता है, उसने इसके बारे में पहली बार जो है वो विद्रोह जो है वो किया था, यानी स्वतंत्रता की जो है वो मांग की थी चालुक्यों से। उसके बाद आप देखेंगे कि जो होयलस वंश है इसकी स्वतंत्रता का कह सकते हैं होयलस राज्य जो स्वतंत्र हुआ था, पूर्ण रूप से जब स्वतंत्र हो गया था चालुक्य से, उस समय जो शासक था उसका नाम हमें देखने को मिलता है वीर बल्लाल द्वितीय, यानी कि जो वीर बल्लाल द्वितीय था यह इस वंश का कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता का जो है वो जन्मदाता मान सकते हैं हम होयलस राज्य का। उसके बाद आपको बता दो कि होयलस राज्य का एक
प्रसिद्ध हमें शासक के रूप में जो है वह देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे यह एक हमें प्रसिद्ध शासक के रूप में जो है वो भीम जो वीर बल्लाल द्वितीय है वो हमें देखने को मिलता है, इस वंश का हमें प्रसिद्ध शासक के रूप में। उसके बाद आपको बता दूं कि इसने एक महत्वपूर्ण जो उपाधि थी उसको धारण की थी, एक महत्वपूर्ण उपाधि धारी थी जिसका नाम हमें देखने को मिलता है दक्षिणानाथ, यानी कि दक्षिणानाथ की इसने उपाधि जो है वह धारण की थी। इस वंश का जो अंतिम हमें शासक देखने को मिलता है वो बल्लाल चतुर्थ देखने को मिलता है। जो बल्लाल चतुर्थ है वो इस वंश का हमें अंतिम शासक के रूप में जो है कह सकते हैं कि देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि इस वंश का इस साम्राज्य का जो विलय है वो आगे चल करके जब हमें संतुलन काल देखने को मिलता है तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में एक बुक्का और कह सकते हैं कि उनके जो भाई हमें देखने को मिलता है, कह सकते हैं कि इन हरिहर और बुक्का जो है वो विजयनगर साम्राज्य की जो है वो स्थापना करते हैं। तो उस समय जो है वो इनके भाई यानी कि आप देखेंगे जो हरिहर थे, हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का से कह करके इसको जो है इस राज्य को जो है होयलस राज्य को विजयनगर साम्राज्य में जो है वो मिला लिया था। यानी कि यह जो राज्य है वो विजयनगर साम्राज्य के राज्य में जो है वो मिल जाता है, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। तो हमने इस प्रकार से आज हमने होयलस वंश के बारे में देखा, जो देवगिरी के यादव वंश थे इनके बारे में देखा, और होयलस वंश के बारे में जो है वो सारी बातें हमने देखी। अब आगे जो है वो हम देखेंगे जो कातकीय वंश है, यानी कि आप देखेंगे कि अभी हमने कातकीय वंश को नहीं देखा है तो हम कातकीय वंश को देखेंगे और उनकी जो एक हमें प्रसिद्ध रानी है रुद्रमा देवी, हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं अब आगे जो है अपनी क्लास को पढ़ाऊँ। चलिए अब हम देखेंगे जो अब इस वंश के जो हमें आगे शासक अगला जो हमें वंश देखने को मिलता है, इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है यह है कातकीय वंश। कातकीय वंश, सबसे पहले आपको बता दूं कि कातकीय वंश में हमें एक प्रसिद्ध जो है वो रानी देखने को मिलती है जिनका नाम है रानी रुद्रमा देवी। ऐसा माना जाता है कि यह हमें प्रथम ऐसी ज्ञात जो है वो महिला शासिका देखने को मिलती है। चलिए आगे हम इनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, पहले हम इनके वंश के बारे में जो है वो चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो कातकीय वंश है इसके जो संस्थापक है, संस्थापक के ऊपर जो है वो हम अपनी चर्चा करेंगे, यानी कि जो संस्थापक है हम उनके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। जो कातकीय वंश हमें देखने को मिलता है इसके जो हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं वो हमें उनका जो नाम देखने को मिलता है वो चोल द्वितीय देखने को मिलता है, यानी कि चोल द्वितीय, चोल द्वितीय या कह सकते हैं रुद्रदेव, यानी कि जो रुद्रदेव है ऐसा हमें नाम देखने को मिलता है कि रुद्र प्रथम, ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिलता है, रुद्र प्रथम। यानी कि आप देखेंगे कि दो नामों का हमें वर्णन जो है वो इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं वह रुद्रमा देवी के गोद लिए एक पुत्र जिनको उन्होंने गोद लिया था उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो प्रताप देव देखने को मिलता है। यानी कि इस वंश का अंतिम शासक जो है वह जो है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें प्रताप रुद्र देव, प्रताप प्रताप रुद्र देव जो है वो इस वंश का जो है हमें अंतिम शासक देखने को मिल जाता है। यानी कि प्रताप रुद्र देव जो है वो हमें इस वंश का अंतिम शासक के रूप में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इस वंश की जो महिला हमें शासिका देखने को मिली जैसा कि मैंने आपको बताया वो रुद्रमा देवी थी, तो हम अभी उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि रुद्र प्रथम जो थे वो महादेव की जो है उपाधि उत्तराधिकारी जो है वो गणपति जो है वो हुए। यानी कि आप देखेंगे कि रुद्र प्रथम में जो देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने रुद्र प्रथम के बारे में यहाँ पे देखा, जो रुद्र प्रथम है इनके जो उत्तराधिकारी हैं इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें गणपति जो है वह देखने को मिल जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि रुद्र प्रथम के उत्तराधिकारी, रुद्र प्रथम के उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी जो है वह हमें वह गणपति हुए। गणपति जो है वो इनके जो है वो उत्तराधिकारी हो जाते हैं। आपको बता दूं कि जब गणपति उत्तराधिकारी होते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि गणपति जो है इन्हीं के जो पुत्री हैं वो रुद्रमा देवी हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो गणपति का शासन काल हमें देखने को मिलता है इसमें मोतुपल्ली जो है वो आंध्र का प्रसिद्ध जो है बंदरगाह हुआ करता था। यानी कि एक हमें मोतुपल्लू नामक इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में में ऐसा जो है वो नाम हमें देखने को मिलता है मोतुपल्लू मोतुपल्ली मोतुपल्ली नामक प्रसिद्ध मोतुपल्लू नामक प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध बंदरगाह का वर्णन मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि एक प्रसिद्ध जो हमें बंदरगाह का वर्णन जो है वह देखने को इनके शासनकाल में जो है वह मिल जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो रुद्रमा देवी है वो इनकी उत्तराधिकारी हुई थी जिनके शासनकाल में एक मार्को पोलो नामक जो एक हमें विदेशी यात्री देखने को मिलते हैं मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध हमें जो है कह सकते हैं कि यात्री जो है वो हमें इनके शासनकाल में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप इनके बारे में एक बात और नोट कर लीजिएगा कि इनके प्रताप रुद्र जो इनका जो नाम हमें देखने को मिलता है गणपति के उत्तराधिकारी गणपति की उत्तराधिकारी जो है वो रुद्रमा देवी बनती रानी रुद्रमा देवी जो है वो इनकी जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो बन जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि इन्हीं के शासन काल में जो है वो कह सकते हैं कि एक मार्को पोलो नामक जो विदेशी यात्री हमें देखने को मिलता है। अभी हमने उसके ऊपर सेशन नहीं किया है, आगे हम उनके ऊपर भी सेशन करेंगे। जब मध्यकालीन भारत हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले एक बार जो उनके इतिहासकार हैं जो कह सकते हैं विदेशी यात्री हैं हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो हम वहां पे जब मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे तो सारी बातें जो है वो पढ़ेंगे। एक हमें वेनिस का कह सकते हैं कि वेनिस से आया हुआ था यह मार्को पोलो जो था वो वेनिस से आया हुआ था। तो वेनिस का यह कह सकते हैं कि यात्री था वेनिस यात्री। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रुद्रमा देवी थी। इनके शासनकाल में शासन में वेनिस का यात्री मार्को पोलो आया भारत आया जो मार्को पोलो है वो इन्हीं के शासनकाल में जो है वो भारत आया। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो हमें फेज अब हमारा जो प्रारंभ हो रहा है वह यह है कि जो हम देख रहे थे, यानी अब हम देखेंगे ये तो हमने कात्यायन वंश की एक प्रारंभिक बातें जो थी उसको देखी। अब हम इस वंश की एक हमें प्रसिद्ध जो शासिका जो हमें देखने को मिलती है रानी रुद्रमा देवी, हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। रानी रुद्रमा देवी, आपको बता दूं कि जो रानी रुद्रमा देवी है इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1262 से लेकर के 1289 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। यानी कि 1262 ईस्वी से 1289 ईस्वी तक का टाइम जो है वो हमें इनका देखने को मिलता है, यानी कि रानी रुद्रमा का।
सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें इनके जन्म के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, इनको पहले जो है वो गुप्त रूप से रखा गया था, यानी कि इनको यह महिला थी, लेकिन इनको जो है एक युवराज की तरह जो है वो पाला गया था और इनको युवराज कह के जो है वो संबोधित किया जाता था। तो कई अभिलेखों में हम देखेंगे कि रानी रुद्रमा देवी को जो है वो महाराज रुद्रमा जो है वो कहा जाता था, यानी कि महारुद्रमा जो है रुद्रदेव कहकर जो है वो संबोधित कहा गया है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो आप इनके बारे में एक जो मेजर फैक्ट है वो नोट कर लीजिएगा कि रानी रुद्रमा को माँ को इनके अभिलेखों में जो है इनको अभिलेखों में कह सकते हैं रुद्रदेव कहा गया है। महाराज रुद्रदेव कहा गया है। पहले इनको मैंने आपको बताया कि पहले इनको जो है वो एक कह सकते हैं कि राजकुमार के रूप में जो है वो जनता को बताया जाता है कि यह एक राजकुमार है, जबकि थी यह राजकुमारी। यह बाद में जो है वो भेद खुलता है जब इनकी ऐसा कहा जाता है कि जब यह 13 वर्ष की अवस्था में जब होती हैं तब ऐसा जो है वो भेद यह खुलता है कि यह एक युवराज थे। यह हाथी पे जो है वो हाथी की जो है वो सवारी करते थे, यानी कि हाथी की सवारी जो है वो करती थी। इस प्रकार से भी जो लोग थे उनको कभी इस बात का जो है एहसास नहीं हुआ कि यह जो थे एक राजकुमारी थी। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि रानी रुद्रमा ने अपने शासन काल में ही एक कह सकते हैं कि एक इनके पुत्र थे। रानी रुद्रमा ने रानी रुद्रमा ने अपना उत्तराधिकारी अपना उत्तराधिकारी जो है वो प्रताप रुद्र देव को बनाया था। जो प्रताप रुद्र देव है इनको जो है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त किया था, यानी कि इनको उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो नियुक्त कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्यासुद्दीन जो हमें देखने को मिलते हैं, इन्होंने वारंगल का नाम बदलकर जो है वो सुल्तानपुर रख दिया था। ऐसा वर्णन जो है हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन पहले हम जो है आपको बता दूं कि जो प्रताप रुद्र देव हैं इनको जो है वो 1322 ईस्वी में जो है वो युवराज जो है उंगुल खा, यानी कि उल्लुग खा कह सकते हैं महमूद बिन तुगलक ने जो है वो पराजित करके उसे बंदित बना लिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 1322 ईस्वी में युवराज उंगुल खा उंगुल खा का जो हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है वह मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हमें देखने को मिलते हैं, यह हमें इनके दूसरे राजा यानी कि कह सकते हैं इनकी जो दूसरी नाम है वह देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको पराजित कर बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वंश के जो आखिरी शासक हमें देखने को मिलते हैं, अंतिम शासक रुद्र प्रताप देव जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जो है वो इनका हमें अंत होता हुआ देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने जो है वह वारंगल को, यानी कि आपको जैसे काकतीय वंश की जो हमें कह सकते हैं कि राजधानी देखने को मिलती है वारंगल, वारंगल को जो है
जो उनका नाम था उसको बदल करके सुल्तानपुर जो है वो कर दिया था। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आपको इस बात को जो है वो नोट करना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन ने गयासुद्दीन गयासुद्दीन दिन ने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर को रख दिया। यानी कि इसका जो नाम है उसको बदल करके सुल्तानपुर जो है वो रख दिया था। आपको बता दूं कि 1512 ईस्वी में जो है वो हिंदू राज जो वारंगल था, इसके धवना अवशेष पे जो है वो हमें गोलकुंडा जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे जो गोलकुंडा हमें राज देखने को मिलता है, यानी कि हम जिसको गोलकुंडा समझते हैं, वो पहले जो था वो वारंगल था। यानी कि वारंगल जो था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि 1512 ईस्वी में वारंगल के धवना अवशेष पर एक धवना अवशेष पर धवना अवशेष पर जो है वह गोलकुंडा स्थापित हुआ। तो ये तो बात हमने देखी जो वारंगल के बारे में, जो हमें महत्वपूर्ण बातें हैं वह देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि इस एक हमें जो विजयनगर में एक प्रसिद्ध जो हमें नया कार एक प्रणाली हमें देखने को मिलती है, वो है वारंगलों का जो है वह दिया हुआ था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है, तो आप इसको जो है वह नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमने आज काकतीय वंश के बारे में देखा, काकतीय वंश के बारे में जो है वो समझा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमने इसके एक बार हम जो है इसका रिवाइज जो है वह कर लेंगे, यानी कि जो है इसका एक रिवाइज जो है वो कर लेंगे, ताकि आपको सारी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो समझ आ सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो दक्षिण भारत के राजवंश है, दक्षिण भारत के जो राजवंश है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो हमारा था काकतीय वंश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काकतीय वंश जो है इसके ऊपर जो है हम अपनी चर्चा करेंगे। इसके जो संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो चोल द्वितीय देखने को मिलता है। यानी कि जो चोल द्वितीय है वो हमें इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं, और इसके जो हमें कह सकते हैं कि प्रथम जो इनके दूसरा जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें रुद्र प्रथम जो है वो नाम देखने को मिलता है। इस वंश के जो अंतिम शासक थे, इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है रुद्र प्रताप देव। यानी कि जो रुद्र प्रताप देव थे, इसको रानी रुद्रमा देवी ने जो है वो गोद लिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि रुद्र प्रथम के उत्तराधिकारी जो थे वह गणपति हुए थे। यानी कि जो गणपति जो थे वो इनके जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि जो गणपति थे, इनके शासन काल में हमें एक मुत्तुपल्ली नामक, यानी कि मुत्तुपल्ली नामक एक हमें बंदरगाह जो है वो देखने को मिलता है, जो कि एक प्रसिद्ध हमें बंदरगाह के रूप में जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आंध्र का एक प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो हमें इनके शासन काल में इनका वर्णन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि गणपति जो थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे वो रानी रुद्रमा देवी हुई थी। यानी कि जो रानी रुद्रमा देवी थी वो इनकी कह सकते हैं कि एक उत्तराधिकारी के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इन्हीं के शासन काल में, रानी रुद्रमा के ही शासन काल में, या कह सकते हैं इनके पिता जो गणपति थे उनके शासन काल में ही एक हमें जो वेनिस के प्रसिद्ध यात्री देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है वो इन्हीं के शासन काल में भारत आए थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मार्को पोलो है वो किसके शासन काल में आए थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, या कह सकते हैं कि किनके दरबार में आए थे। ऐसा वर्णन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो वारंगल हमें देखने को मिलती है, जो कि इनकी राजधानी हमें देखने को मिलती है, यानी कि आपको बता दूं काकतीय वंश का जो हमें राजधानी वारंगल देखने को मिलता है, इसका जो है वो नाम बदल करके
गियासुद्दीन ने इसका जो नाम बदल करके गियासुद्दीन ने जो है वो सुल्तानपुर रख दिया था। तो सुल्तानपुर इसका जो है वो नाम रख दिया था। तो आपको इस बात को जो है वो नोट कर लेना है। यानी कि आप देखेंगे गणपति की जो हमें गणपति के जो हमें उत्तराधिकारी देखने को मिली है वो रानी हमें रुद्रमा देवी देखने को मिल जाती है। यानी कि जो रानी रुद्रमा देवी है ये इनके बाद जो है वो इनकी कह सकते हैं उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो कार्य करती है। उसके बाद आपको बता दूं कि 1262 से लेकर के 1289 ईस्वी तक का जो है वो इनका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। एक बात आपको बता दूं कि प्रारंभिक दौर में यानी कि जब रानी रुद्रमा देवी कह सकते हैं कि बचपन के दौर में या कह सकते हैं प्रारंभिक दौर में जो है वो इनका जो है वो पहचान को जो है वो गुप्त रखा गया था। यानी कि ये तो थी एक महिला शासिका, लेकिन इनको प्रारंभ में जो है वो पुरुष जो है वो बताया गया था। यानी कि इनको युवराज करके जो है वो संबोधित जो है वो किया जाता था, यह एक युवराज है। तो इसी प्रकार से हमें देखेंगे कि रानी रुद्रमा का जो हमें प्रारंभिक जो हमें अभिलेख देखने को मिले हैं उसमें इनका जो हमें नाम देखने को मिला है वो महाराज रुद्रदेव देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे कि महाराज जो रुद्रदेव है वो इनका नाम हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि लगभग ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों में मतभेद है कि लगभग 13 वर्ष की आयु में ऐसा जनता को और इनके राज्य को पता चलता है कि यह एक राजा नहीं, एक युवराज नहीं, एक राजकुमारी है। तो उसके बाद जो है इन्हें रानी रुद्रमा का जो है वो उपाधि जो है वो दिया जाता है। आपको बता दूं कि ये पहली हमें ऐसी इतिहास में हमें ऐसी पहली शासिका जो है वह देखने को मिलती है जो कि रानी के रूप में जो है वो कार्य हमें करती हुई देखने को मिल जाती है। कह सकते हैं अगर महिला शासिकाओं में अगर हम बात करें तो ये हमें लगभग ऐसी हैं जो रजिया सुल्तान से पहले अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान अगर दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं तो लगभग ये टाइम पीरियड जो है वो उन्हीं के बाद का है। आप देखेंगे कि रजिया सुल्तान का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक, यानी कि 4 वर्ष का जो है वो हमें समय रजिया सुल्तान का देखने को मिलता है। उसके बाद जो है वो इनका हमें समय जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक का जो हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो रानी रुद्रमा देवी है इनका जो कह सकते हैं उत्तराधिकारी जो हमें देखने को मिलता है जिसको इन्होंने गोद लिया था, रानी रुद्रमा देवी की ने एक कह सकते हैं कि बालक को गोद लिया था जिसका नाम था रुद्र प्रताप देव। यानी कि यही इस वंश का जो है वो आखिरी अंतिम जो शासक था वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि 1322 ईस्वी में युवराज उंगुल खां ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक उंगुल खां या मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक ही थे। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक इनका हमें नाम देखने को मिलता है, प्रारंभिक नाम जो था वो उंगलुक खां था। तो 1322 ईस्वी में जो है उन्होंने इनको पराजित कर यानी कि रुद्र प्रताप देव को पराजित कर बंदी बना लिया था और उनको जो है वो मार डाला था। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। कई इतिहासकार में अब भी मतभेद है कि उनको मारा था कि नहीं मारा था, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं कि 1512 ईस्वी में वारंगल की राजधानी में देखने को मिलती है। इसी के धौना अवशेष पे यानी कि इसको ध्वस्त किया गया और उसको ध्वस्त करने के बाद एक हमें जो गोलकुंडा देखने को मिलता है जो कि शिवाजी महाराज का एक हमें प्रसिद्ध दुर्ग देखने को मिलता है गोलकुंडा, तो वो हमें इन्हीं के धौना अवशेष पे जो है वह देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे गोलकुंडा जो है गोंकल गोलकुंडा ऐसे जो वर्णन है वो शिवाजी के जो हमें किले हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उसी के धौना अवशेष पे जो है इसका जो है वो निर्माण हुआ था। इस प्रकार से हमने आज जो था वो दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश थे उनके ऊपर जो है वो चर्चा कर ली। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आप जो है वो आपकी जो राइटिंग है थोड़ी छोटी है, तो मैंने आज अलग अलग जो है वो कलर से और अलग थोड़ा सा बड़ा जो है वो लिखने का प्रयास किया है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई भी इस क्वेश्चन से यानी कि आपके इस सेशन से जो डाउट्स हो तो जरूर से जरूर आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।